हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट करेंगे बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस को, जिसमें आपका चैप्टर नंबर रहेगा 5। ठीक है, और चैप्टर का नेम है दिल्ली सल्तनत का उदय एवं विस्तार। इससे पहले के जो 4 चैप्टर हैं उसको भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, लेकिन आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए, मोहम्मद गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। सबको पता है ये बात कि दिल्ली सल्तनत का जो उदय हुआ वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। वो मोहम्मद गोरी का दास था, और जो उसका एक भतीजा था जिसका नाम था गयासुद्दीन। गयासुद्दीन बिल्कुल जैसे कह सकते हैं निकम्मा था, वो इस काम में सक्षम नहीं था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है ये वाली पावर आ गई। 1206 से लेकर 1290 तक का इसमें जो टाइम पीरियड रहा आपका दिल्ली सल्तनत का, और जो इसमें एक यल्दोज नाम आएगा, उसने गजनी पर जो है अधिकार कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपका आता है आराम शाह, फिर आएगा आपका इल्तुतमिश, फिर उसकी बेटी आएगी रजा सुल्तान। तो इस तरह जो है दास, जो आपका गुलाम वंश है या दास वंश है या ममलूक वंश है, ये चलता रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुइज़ुद्दीन अर्थात जो आपका मोहम्मद गोरी था, उसकी जब मृत्यु हो गई, उसका एक भतीजा था गयासुद्दीन। गयासुद्दीन ये किसका सुल्तान बना था? गौर का सुल्तान बना। जो ये गयासुद्दीन था बिल्कुल भी योग्य शासक नहीं था, और उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि कोई भी उसके सामने विद्रोह हो जाए उसको वो दबा ले। उससे इस चीज़ से उसके राज्य का पतन शुरू हो गया था। और जो आपके अलग अलग गवर्नर थे, जो प्रांतीय आपके गवर्नर थे, प्रांत के गवर्नर थे, उनमें अलग अलग अपने क्षेत्रों में जो है स्वायत्त जो है सरकार उन्होंने खुद से स्थापित करनी शुरू कर दी। आपको मैंने अभी बताया है यल्दोज ने क्या किया। यल्दोज ने आपके गजनी पर जो है अधिकार कर लिया। अब इस बीच में जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने खुद को जो है दिल्ली का सुल्तान बिल्कुल घोषित कर दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गोरी का दास था। टाइम पीरियड आप याद रखेंगे, 1206 से लेके 1290 तक का जो टाइम पीरियड है वो आपके गुलाम वंश का रहा है। एक आपके तबाकत एक नासिरी है, एक पुस्तक है, उसके जो लेखक है मिनहाज उस सिराज। ये चीज़, ये नाम, ये लेखक आपको याद रखने होंगे। जब सुल्तान गाजी मोहम्मद, जब आपके मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी, तो सुल्तान मुइज़ुद्दीन के जो भतीजे थे, सुल्तान गयासुद्दीन महमूद, सामने कुतुबुद्दीन ऐबक को छत्र प्रदान करके जो है सुल्तान बना दिया गया था। और उसने 1206 में दिल्ली से लाहौर की ओर जो आपका स्थापन किया, और लाहौर के सिंहासन पर आरूढ़ हो गया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि मोहम्मद गोरी का जो भतीजा था गयासुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या दिया था? छत्र प्रदान किया था कि अब आप सुल्तान हैं। 1206 से लेके आपका 1290 तक का ये टाइम पीरियड रहा है। इसके बाद जब 1210 में जाकर, ये आपके गुलाम वंश का टाइम पीरियड है, 1210 में आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो आपका आता है आराम शाह। और आराम शाह जब आपके मतलब दिल्ली सल्तनत में आया तो बिल्कुल अशांति हो गई थी, हर जगह अशांति फैल चुकी थी और अव्यवस्था हो गई थी। और इस बीच में आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका दामाद आया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद का क्या नाम है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इस चीज़ को संभाला, और 1210 में आपके जो है 1210 में आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। फिर आपके 1211 का जब टाइम पीरियड आता है तो इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने आराम शाह को जो है गद्दी से हटाकर उसको बंदी बना लिया। और इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था वो 1211 से लेके 1236 तक का जो टाइम पीरियड था। ठीक है, और इसके बाद रुकनुद्दीन ए फिरोज रजिया बैठी, जिसका 1236 से 40 तक का टाइम पीरियड रहा है। फिर आया आपका बहराम शाह, फिर आपका आया अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर आया नासरुद्दीन महमूद शाह। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इल्तुतमिश के बाद कौन कौन आए हैं। एक रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है, नाम याद रखना है आपको, रुकनुद्दीन फिरोज। फिर आए आपकी रजिया आई, फिर आपके आए मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, फिर मसूद शाह, और फिर लास्ट में नासरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपका मसूद है, ये तो है महसूद शाह, और ये है आपका महमूद शाह। याद रखना, गलत नहीं करना है आपने। मसूद शाह और महमूद शाह। अब जब इस महमूद की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो आपका आता है बलबन। तो बलबन ने आपके 1266 में क्या किया? शासन कर लिया। 1266 में अपने आप को दिल्ली का सुल्तान जो है घोषित कर दिया।
और आरंभिक तुर्क शासकों में सबसे महान ये सुल्तान माना जाता है। बलबन का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1266 में और सबसे महान सुल्तान जो है बलबन माना जाता है। इस बलबन ने 1266 से लेकर 1286 तक जो है शासन को किया और उसने न केवल राजपट प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना की बल्कि जो दिल्ली सल्तनत को, जो उसकी दिल्ली सल्तनत थी ना जो पहले बनी हुई थी, उसको मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा भी प्रदान की। जो ये आपके मंगोल थे ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। ठीक है, ये आपका वर्ड हिस्ट्री में आता है। मंगोल जो थे बहुत ही खतरनाक थे। अगर मंगोल हमारे भारत में आ जाते तो उससे क्या होता, उससे ये होता कि हमारा भारत छिन्न भिन्न हो जाता। ऑलरेडी इतना प्रेशर है कि आप कह सकते हैं कि गुलाम वंश आ चुका है और उसके बाद मंगोल भी आ जाए तो जो भारत की स्थिति था ना तो वो देखने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके जो है मंगोलों के आक्रमण से जो है आपके बलबन ने सुरक्षा प्रदान की, परंतु जो उसके उत्तराधिकारी जो निकले बलबन के आगे जो टाइम पीरियड आपका आता है 1266 के बाद का जो टाइम पीरियड आता है, इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी थे वो बिल्कुल अयोग्य थे। 1266 से लेकर 1286 20 साल का गैप लगा लो, 20 साल जो है आपके बलबन ने शासन किया। इसके बाद बलबन के बाद जो भी उत्तराधिकारी आए वो बिल्कुल अयोग्य निकले और 1290 में जाके, ठीक 1286 के बाद आपका आ गया 1290, इसमें जो बलबन का बिल्कुल लास्ट अंतिम उत्तराधिकारी था वो था कैकाबाद। नाम याद रखना है, जो आपके बलबन का लास्ट का जो उत्तराधिकारी है उसका क्या नाम है, कैकाबाद। और उसके पुत्र कैसे कैकाबाद, कैसे क्यूमर्स, ध्यान रखेंगे, कैसे कैकाबाद और कैसे क्यूमर्स, इन दोनों को मौत के घाट उतारकर जो आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की। यानी कि कैकाबाद और क्यूमर्स को, इन दोनों को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मौत के घाट जो है उतार दिया और ये बलबन के लास्ट के उत्तराधिकारी थे। बलबन का टाइम पीरियड कब से कब तक है ये आपको याद रखना है। 1266 से शुरू हुआ और 1286 तक चला और 1290 में इसके दोनों उत्तराधिकारियों की जो है मृत्यु हो जाती है और इसके बाद आपके खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड क्या रहा, 1206 से, ठीक है, शुरू हुआ और आपका जो शासन रहा 1206 से 1290 तक तो शासन रहा। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1206 से 1210। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड क्या रहा है। ठीक है, और इसके बाद के जितने भी नाम आपके सामने आए हैं और हम इसको पार्ट वाइज पढ़ते जाएंगे, सबके नाम एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम दिल्ली सल्तनत का उदय। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था आपके मोहम्मद गोरी का दास था और ये 1206 में क्या बना, दिल्ली का सुल्तान बना। दास वंश के शासकों ने 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर बिल्कुल जो है शासन किया था। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि कितना टाइम पीरियड है, 1206 से 1290। ये इनको गुलाम वंश के सुल्तान क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसके सभी सुल्तान या तो स्वयं किसी के गुलाम थे या दास सुल्तानों की संतान थे। ठीक है, इसलिए इसको हम गुलाम वंश कहते हैं। या तो वो खुद सुल्तान होंगे, जैसे आप देख सकते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो किसका सुल्तान, किसका जो है दास था, मोहम्मद गोरी का। और इसके बाद जो आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका जो दास था वो कौन था, इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश को क्या कहते हैं, दासों का दास कहा जाता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि किस वजह से जो है गुलाम वंश नाम पड़ा। दिल्ली सल्तनत का अगर हम माने कि वास्तविक जो आपका संगठित श्रेय जाता है, जिसको वास्तविक सुल्तान कहा जाएगा, उसको जाता है इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक तो जस्ट आया और गया, 4 साल का पीरियड रहा, 1210 में उसकी मृत्यु होगी। लेकिन जो वास्तविक था, जो लंबे टाइम तक रहा, वो रहा इल्तुतमिश। उसने अपने 25 वर्षों के शासनकाल में न केवल सल्तनत को संगठित किया बल्कि इसका विस्तार भी दूर दूर तक किया।
समझ रहे हैं आप। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड कितना रहा है, शासन उतने कितना टाइम तक किया है, 25 वर्ष तक किया है। और उसके पश्चात उसकी जो पुत्री बैठी 1236 से, जिसका टाइम पीरियड 1240 तक रहा, जो बनी रजिया सुल्तान। और वो भी बहुत ज़्यादा योग्य थी, शक्तिशाली थी और इसने बड़ी योग्यता से शासन चलाया। वो स्वयं जो है आप पुरुषों की भांति घोड़े पर चलती थी। इसका एक जो मेन कारण है कि ये क्यों इसका पतन बहुत जल्दी हो गया, पतन का कारण क्या था कि वो एक स्त्री थी, ठीक है, स्त्री थी और ये मर्दों की तरह काम करती थी, तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी। अब बात करेंगे कि हम जब रज़िया की मृत्यु होगी उसके बाद जो है बैठा मुइज़ुद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह जो है गद्दी पर बैठे। बहराम शाह और महसूद शाह वे सभी जो है सुल्तान, बिल्कुल ये दोनों जो योग्य नहीं थे। इसके बाद कौन गद्दी पर बैठा, मैंने आपको अभी बताया। पहले आएगा मसूद और फिर आएगा आपका महमूद, नाम याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट में यही गद्दी पर बैठा। और जो ये महमूद था ये धार्मिक विचारों का सुल्तान था। यही कारण था कि उसका जो प्रधानमंत्री था, महमूद का प्रधानमंत्री कौन था, बलबन। बलबन क्या करता था, जो इसका प्रधानमंत्री था बलबन, इसकी समस्त शक्तियों का, किसकी समस्त शक्तियों का, नासरुद्दीन महमूद की शक्तियों का बिल्कुल क्या करता था, उपयोग करने लगा। और जैसे ही महमूद की मृत्यु हो जाती है, महमूद की मृत्यु कब होती है, नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है 1266 में। इसके बाद बलबन ने क्या किया, क्योंकि उसके वो सारे कामकाज तो करता था, तो बलबन ने क्या किया, अपने आप को क्या किया, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। और वह दास वंश के शासकों में सबसे जो है शक्तिशाली सुल्तान था। जो बलबन था सबसे शक्तिशाली था। इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड आपको बच्चों याद रखना है 1266 से लेकर 1286 का, 20 वर्ष का। और जैसे ही इसके आपको मैंने बताया उत्तराधिकारी जो लास्ट के थे क्यूमर्स और कैकबा, तो जो जैसे ही उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद जो है खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है और इस तरह दास वंश का पतन हो गया। अब बात करेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो सबसे पहला आपका सुल्तान था, लेकिन वास्तविक जो सुल्तान किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका जो प्रारंभिक जीवन था कुतुबुद्दीन ऐबक का कैसा था। भारत में मुस्लिम जो आपका साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक था। और जो उसके माता पिता थे किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो ये तुर्क थे, ठीक है, जो तुर्किस्तान में क्या करते थे, निवास करते थे। बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने माँ बाप से क्या होता है, बिछुड़ जाता है और कुछ लोग उसे दास बनाकर निशापुर ले गए। याद रखना, अंडरलाइन कर लो। कुछ लोग जो कुतुबुद्दीन ऐबक को निशापुर ले गए और कुछ समय बाद उसे निशापुर के मुख्य काजी फखरुद्दीन ने खरीद लिया था। इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। फखरुद्दीन ने जो है निशापुर में कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था। काजी ने अपने बेटों के साथ क्या किया, कुतुबुद्दीन को शिक्षा का प्रबंध किया और इस तरह से जब उसे शिक्षा मिली तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुशल घुड़सवार बन गया और एक निपुण तीरंदाज भी बन गया। इस समय कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का दुर्भाग्य है कि इस समय काजी की मृत्यु हो जाती है और जो उसके पुत्र थे जो उससे थोड़ी बहुत नफरत भी करते थे, उन्होंने एक व्यापारी के हाथ में उसको बेच दिया। आगे जाकर जब उसने क्या हुआ कि जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शीघ्र ही अपनी योग्यता और ईमानदारी से क्या किया, अपने मोहम्मद गोरी का मन मोह लिया। इससे पसंद होकर क्या हुआ, गोरी ने उसे सैनिक टुकड़ी का एक नायक बना दिया। खुश हो गया उसका स्वामी और उसे क्या कर दिया, एक नायक बना दिया। और धीरे धीरे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्नति करता रहा। अमीर ए अखूर, ये याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लो, अमीर ए अखूर जिसको कहा जाता है घुड़शाला का मुखिया के पद तक वो धीरे धीरे पहुंच गया। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किया, मोहम्मद गोरी ने किया। सबसे पहले उसे किसका नायक बनाया, सैनिक टुकड़ी का नायक बनाया और धीरे धीरे वो घुड़शाला का मुखिया बन गया। शीघ्र ही उसकी गणना उच्च कोटि के सैनिकों में की जाने लगी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो गणना थी उच्च कोटि में की जाने लगी। उसने मोहम्मद गोरी के साथ अनेक युद्धों में भाग लिया। दोनों एक साथ हो गए क्योंकि अब क्या हुआ, वो घुड़शाला का मुखिया बन चुका था। और कुतुबुद्दीन की सफलताओं से प्रभावित होकर गोरी ने क्या किया, जो उसके जीते हुए भारतीय प्रदेश थे उससे उसका वायसराय नियुक्त कर दिया। देखिए उसने कितनी उन्नति करी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बचपन में वो अपने माता पिता से
बिछड़ गया। तुर्किस्तान में जो निवास करते थे, फिर वो निशापुर चला गया। निशापुर में एक काजी था फखरुद्दीन, उससे खरीद लिया। फखरुद्दीन के बेटों ने क्या किया, एक व्यापारी को उसके हाथों में बेच दिया। आगे जाके क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने उसको खरीद लिया। सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने क्या किया, उसके साथ सैनिक टुकड़ी था, उसका नायक बना दिया। फिर उसके बाद उसे घुड़शाला का मुखिया बना दिया, जिसको हम कहते हैं अमीर ए अखूर। इसके बाद क्या हुआ, जो ऐसे ऐसे चलता गया तो उसे भारत जो उसके प्रदेश थे उसका वायसराय उसको घोषित कर दिया। ठीक है, समझ आ गया होगा। इस पद पर रहकर, वायसराय के पद पर रहकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली, अजमेर, मेरठ, झांसी, बुलंदशहर, कोल, रणथंबोर, गुजरात, कलिंजर आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त करी। और 1206 में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी की हो गई मृत्यु। इसके पश्चात आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 24 जून, डेट याद रखिएगा, 24 जून 1206 को लाहौर में गद्दी पर बैठा। और इस अवसर पर उसे जो ये आपकी उपाधियां हैं, ये आपको सारी की सारी याद रखनी ही रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस अवसर पर उसने मलिक और सिपाह सलार की उपाधियां धारण की। मलिक और सिपाह सलार की जो है कुतुबुद्दीन की उपाधियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसका टाइम पीरियड रहा 1206 से 1210 तक, ये जो इसका टाइम पीरियड रहा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि देखिए ये बहुत लंबा है। कठिनाइयां हम कल पढ़ेंगे और सफलताएं भी पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आज बहुत कुछ हो गया है और इसको आपने रिवाइज करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, कैसे मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसका भतीजा आया, भतीजे ने क्या क्या किया। फिर यलदौज आया, यलदौज ने इन्हीं के साथ ही था, उसने गजनी पर अधिकार कर लिया। और जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, उसके बाद 1206 से लेके 1290 तक का जो टाइम पीरियड है आपका दिल्ली सल्तनत का है। लेकिन जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से लेकर 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की जैसे मृत्यु होती है उसके बाद बैठते हैं आराम शाह। आराम शाह इतना अयोग्य था। फिर उसके बाद बैठता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की बेटी बैठती है रजिया। फिर उसके बाद आपके आते हैं मसूद शाह। फिर आते हैं लास्ट में नसरुद्दीन महमूद शाह। उसके जो लास्ट के उत्तराधिकारी थे, क्या नाम बताया था मैंने आपको, कैकाबाद और क्यूमर्स, ये दोनों नाम आए। और जैसे इसके लास्ट के उत्तराधिकारी थे तो जो आपका फिरोज शाह खिलजी है या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने जो है आपके खिलजी वंश की स्थापना कर दी। तो ये नाम आपको सारे जैसे मैंने बताए हैं वैसे के वैसे ही आपको याद रखने हैं। थोड़ा बहुत हमने आगे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, कैसे उसका जीवन रहा, कैसे उसके माता पिता उससे बिछड़ गए थे और कैसे वो तुर्किस्तान में निवास करते थे, किस तरह वो निशापुर गया, निशापुर से एक काजी ने निशापुर से गया, उसके जो प्रमुख काजी जो है आपके नाम बताया है फखरुद्दीन, उसने उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद क्या हुआ, उसको एक व्यापारी को बेच दिया। वहां से चलकर मोहम्मद गोरी ने उसको खरीद लिया। उसके बाद जो है वो सैनिक टुकड़ी का नायक बना। उसने उन्नति करते करते वो अमीर और अखूर जो है जो आपका घुड़शाला का जो मुखिया है वहां तक पहुंचा। फिर धीरे धीरे जो मोहम्मद गोरी के जितने भी बचे हुए प्रदेश रह गए थे, जो जीते हुए प्रदेश थे, उसका वायसराय घोषित कर दिया। फिर जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो टाइम पीरियड रहता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का, 1206 में वो लाहौर की गद्दी पर बैठ गया। और इसी तरह जो है उसको उपाधियां मिल गई मलिक और सिपसहार की। तो इस तरह जो टाइम पीरियड रहा उसका 1206 से लेकर 1210 तक का। तो दैट्स इट आज के लिए। तो कैसा लगा सेशन आपको ज़रूर बताना है। मैक्सिमम आपने लाइक करना है, शेयर मैक्सिमम करना है, और सब्सक्राइब का आपने रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करना है, और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, ताकि चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। कल आपको मैंने सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की जो है क्लास दे दी थी, उसे भी देख लीजिए, आगे काम ही आएगी। और फर्स्ट ईयर का जो है आज ही हमारा पहला लेक्चर था। और जो कल है आपको आपका जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में रहेगा, ये आज का पार्ट 1 था। ठीक है, तो अलग अलग प्लेलिस्ट में बना दूंगी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपने, क्योंकि और भी क्लासेस इसमें और चलेंगी, सीटेट की भी चलेंगी, बीएड की भी चलेंगी, तो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट होंगी, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।